ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है, जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। चिंता उनकी ये कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ। क्या? अरे मैं तैयार हूँ मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ? अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। ओह माय गॉड। मैं तो मानता हूँ ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी नहीं समझ में आएगा। आप अंदाजा भी लगा रहे भाई, आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। तुम्हारे हमको साथ शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी से संसद में लड़ भिड़े अमित शाह। देखिए, राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो पॉलिटिकल पावर में वो असद सर से बड़े हैं। पर अगर नॉलेज के, इंटेलेक्ट के पद से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी सर का और अमित शाह का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर बाबू बड़े ज्ञानी हैं और समझदार भी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये वीडियो एक मिस्ट्री की तरह है, क्योंकि किस मुद्दे पर वो झगड़े हैं ये मुझे नहीं पता। पर जितना मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी को सुना है, मैं जानती हूँ ही टॉक्स विद अ लॉट ऑफ लॉजिक। उनकी सारी बातें सच से ताल्लुक रखती हैं। और अमित शाह जी भारतीय जुमला पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन मोटा भाई ने तो डायरेक्टली इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 15 लाख रुपए कभी कोई किसी के खाते में भेजता है भला? वो तो बस एक जुमला होता है। तो ऐसे जुमलावती जो लोग हैं उनकी हम सराहना नहीं करते भाई। और असद सर वो इंसान हैं जिन्होंने असलियत में काम करके दिखाए हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, विकास जिसे कहते हैं ना हम, वो किया है। तभी तो सभी धर्मों के लोग इनको वोट करते हैं। और अंधभक्त जो होते हैं उनके लिए एक स्टीरियोटाइप है कि असदुद्दीन ओवैसी को तो सिर्फ मुसलमान सपोर्ट करते होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा कि मुसलमान से ज्यादा हिंदू इनके सपोर्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए इस भिड़ंत को हम देखते हैं कि क्यों हुआ, फिर उसके बाद हम भी एक निष्कर्ष पर उतरेंगे। सर, ये 3 फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करे भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। ओवैसी इन तीनों बिलों की खामियां गिना रहे थे, बता रहे थे कि बदलना क्या चाहिए था, बदल क्या दिया गया। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है।
हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का, 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लीजिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। असदुद्दीन ओवैसी का तेवर बदल चुका था। उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। बहस बढ़ी। सरकार को ओवैसी ने चैलेंज दे डाला। सवाल पूछा गया देशभक्ति पर। यह सवाल क्यों था, देखें। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर। टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि वो जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा अगर इन कानूनों की खामियों को देखकर इनमें सुधार नहीं किया गया तो यही कुत्ता कल आपको काटेगा। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप
पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज किसी को भी टेररिस्ट 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। श्री रमेश विदुड़ी जी। सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का उनका माइक ऑफ कर दिया। ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो यही कुत्ता कल आपको। सामने मौजूद शाह अब विपक्षी दलों के सांसदों के सवालों के जवाब देने के लिए उठ खड़े हुए। ओवैसी मुस्कुरा रहे थे। शाह कटाक्ष को महसूस कर गए। इन बातों पर चले इससे पहले यह सुना जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। पुराने किस्से कुरेदे जाने लगे। मॉब लिंचिंग का भी एक किस्सा उखाड़कर जिंदा किया गया। शाह ने बताया कि अब इन अपराधों के लिए किस सजा का प्रावधान किया गया है। भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। क्या अहंकार है बॉस इनका, मोदी जी का। ये सब तो अलग ही लेवल के ग्रीडी हैं और धूर्त भी, प्राउडी भी। हाँ, ये सोच रहे हैं बस अभी इस कुर्सी पे बैठे हैं, हमने खरीद ली है, हमारी खुद की हो गई है, ये मकान मालिक हो गए हैं इसके हम। बल्कि असलियत ये है कि किराएदार ही हैं और उसी तरीके से रहना चाहिए। अरे आप तो वहां पे जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल, पर आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आप कोई राजा हैं और हम लोग प्रजा हैं। मॉब लिंचिंग की इनको गाली क्यों ना दे। जितनी मॉब लिंचिंग इनके राज में हुई है, भाजपा सरकार के होते हुए हुई है, उतनी पहले कभी होती थी? मैं तो जयपुर की रहने वाली हूँ, तो यहाँ पे ट्रेन में भाजपा और कांग्रेस की डिबेट कुछ लोगों के बीच में चल गई और वहां पे एक पुलिस ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 2 मुसलमान थे, एक हिंदू था। हिंदू को गोली मारी इस बात पे कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था और वो मुसलमानों से नफरत नहीं करता था, और मुस्लिम्स को गोली पड़ी इस बात पे कि उन्होंने टोपी और दाढ़ी पहन रखी थी। बस। तो मामला बहुत सीरियस है। आपने देखा जब असद सर अपनी बात व्यक्त कर रहे थे कि कैसे पॉलिसीज में बदलाव आना चाहिए। भाई, ऐसे आप किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर देंगे तो ये गलत है। मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है, इसमें सिख लोग जो हैं पंजाब में, वहां पे गलत हो रहा है, क्योंकि एक अलग ही फ्रीडम आ गई है टेररिस्ट घोषित करने की, है ना। तो जब असद सर अपनी बात बोल रहे थे, बीच में ये भाजपाई बोलते हैं तुम्हें मार देंगे, और फिर असदुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं कि मार दो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मैं नहीं मरूंगा। ये ही इज रियल लेजेंड। तो अब हिंसक कौन है, दंगाई कौन है, सबको समझ में आता है। और अगर नहीं आता तो भैया ऐसा भाजपा का चश्मा तुमने पहन लिया है, ऐसी पट्टी बंध गई है आंखों पे कि उसको नहीं खोलोगे तो आंखें सड़ने गलने लग जाएंगी। डोंट एवर गेट इंडल्ज्ड इन ब्लाइंड फेथ, क्योंकि वो आपको बुरी तरीके से तहस नहस कर देता है। और जिंदगी में पहली बार मैंने 1-on-1 अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी जी को ऐसे कॉन्वर्सेशन करते या लड़ते हुए देखा
नहीं तो सिर्फ असद सर ही बोलते थे, ये लोग तो बस बैठ के सुनते थे। अभी भी वैसे लॉजिकल कुछ बोलने का अमित शाह के पास था नहीं, बट ठीक है यार, उम्मीद यही है कि हमारा देश तरक्की करे और सही राह पर चले, ऐसे जुमलों में ना फंसे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, और खुश रहिएगा, सच के साथ खड़े रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।